आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र का सियासी घमसान जारी है। बयानबाजियों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो महाराष्ट्र में लड़ाई सीधे सीधे एनसीपी बमुकाबला बीजेपी नजर आने लगी है। दोनों तरफ से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर चल पड़ा है। ऐसे में नवाब मलिक ने आज एक ट्वीट कर लिखा है कि दिवाली के बाद कुछ और राज फाश होंगे, जबकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर लगे इल्जामात को बेबुनियाद बता चुके हैं और उन्होंने भी दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कही है। सवाल यह उठता है कि यह सिलसिला आखिर थमेगा कहां? इन इल्जामात को साबित कैसे किया जाएगा और इस हंगामे का आखिर नतीजा क्या कुछ होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे। यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इल्जामात लग रहे हैं, इन इल्जामात को साबित कैसे किया जाएगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन क्लाइड क्रास्तो जी जुड़े हुए हैं। क्लाइड क्रास्तो जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अफरोज मलिक साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अफरोज मलिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले क्लाइड जी आपसे शुरुआत करूंगा। क्लाइड क्रास्तो जी, अब हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत क्रूज ड्रग्स से हुई थी वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि सियासी घमसान महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। क्लाइड जी, देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की क्रूज की बात की, देखिए वहीं से शुरुआत हुई है। जब पहले जब क्रूज पर जो कुछ रेड हुई थी, उसकी बातें जो न्यूज में आने लगी, तो सभी लोग जो टीवी पर देख रहे थे कि कोई सुपरस्टार का लड़का जो है उसे अरेस्ट किया गया। फिर हमने देखा विजुअल्स की, जो आर्यन खान थे उनको एनसीबी ऑफिस ले जा रहे थे। फिर दूसरे दिन जो है एक जो सेल्फी उस रात को आई थी, वो सेल्फी के ऊपर से ये सब शुरुआत हुई। तो हम जब देख रहे थे वीडियो, काफी सारे अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, पत्रकार भाई है, वो भी सामने आने लगे, बात करने लगे कि ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो एनसीबी ऑफिस में जा रहे हैं, ये एनसीबी के जो ऑफिशियल, जैसे हम कहते हैं, जो काम करते हैं एनसीबी का, वो नहीं दिख रहे, कोई और ही है। तो एक जब हमने देखा, ये पता चला, आगे बातें हुई, तो पता चला उसमें कि एक मनीष भानुशाली करके, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, उनका फेसबुक प्रोफाइल है, ट्विटर प्रोफाइल है, वहां पर दिखाई दे रहा था। फिर जो केपी गोसावी जो है, वो पता चला कि वो एक वांटेड है, फरार आदमी है। उसके ऊपर काफी सारे केसेस जो है पुणे में दर्ज किए गए। तो ये सब देखने पर हमें पता चला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो तब जाकर नवाब मलिक साहब ने इस जो बातें जो है वो सामने लोगों के सामने लाई कि भाई ये तो मनीष भानुशाली है, इनके साथ, इनके जो बीजेपी के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, इनकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ में, और काफी सारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है, अभी केंद्र में जो मंत्री है, उनके साथ उनके चित्र है। ये सब देखने के बाद आगे हम जब गए तो पता चला केपी गोसावी ऐसे सब चीजों के साथ है। और आपने भी ध्यान दिया होगा कि एनसीबी के जो ऑफिशियल जो काम करना चाहिए, उन्होंने उनका काम ये सब लोग कर रहे हैं। आर्यन खान को घसीट कर ले जा रहे हैं एनसीबी ऑफिस में, दूसरे जो है अक्यूज्ड है उनको लेकर जा रहे हैं। तो इन्होंने इनका हक कैसे बनता है ये सब चीजें करने का? इनको परमिशन किसने दी ये सब चीज? तो ये सब सवाल खड़े हुए। फिर ऐसे विजुअल सामने आए कि 3 लोग जो है रातों रात उनको एनसीबी ऑफिस से जाने दिया गया। जब एनसीबी ऑफिशियल जो है कहते हैं कि 8 से 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, अभी ऑफिशियल जो है रेड करता है उसको पता नहीं है 8 या 10 है, उनको पता नहीं। फिर हमने कहा कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी 13 में से 3 लोगों को जब जाने दिया, वो 3 लोगों में से एक क्लाइड क्रास्तो जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आर्यन की गिरफ्तारी हुई या क्रूज ड्रग्स का पूरा मामला सामने आया, इसे जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे ये इल्जाम महाराष्ट्र सरकार पर ही लगा हो, या तो महाराष्ट्र सरकार अपने को बचाने में लग गई एक तरह से। कैसे उसमें महाराष्ट्र सरकार का बचाव का सवाल नहीं आता। देखिए, आर्यन खान का जो केस है, अभी भी उनको बेल मिला है, वो जो है न्यायालय जो है वो अपना काम करेगी। हमने जो कि सामने रखा है कि एक एनसीबी ऑफिसर, एनसीबी पर भी सवाल, पूरे एनसीबी पर सवाल नहीं हमारा। 35 साल जब से उनका गठन हुआ 1985 से, तब से बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से एक ऑफिसर आता है जो एकदम सेंसेशनलिज्म, सिर्फ बॉलीवुड करके लोगों को बुलाता है, और उसका कुछ जो है एंड रिजल्ट नहीं आता। आप देखिए, आप दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, और अर्जुन रामपाल हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो आती है रिया चक्रवर्ती,
इन सबको बुलाया गया। उनका एंड रिजल्ट क्या है? रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने बेल दिया, अभी 8-9 महीने 10 महीने हो गए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड को बदनाम करना या सेंसेशनलिज्म करना, यही सब चीजें हैं। 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम बॉलीवुड के साथ बरामद करना ठीक है, ये आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बड़े जो है वहां पर रेड नहीं कर रहे। अच्छा, ये 2-4 ग्राम भी आप कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अली दारूवाला जी भी इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। अली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अली साहब, आप शायद एनसीपी के स्पोक्स पर्सन को, क्लाइड साहब को सुन रहे होंगे, उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं आपसे ही जवाब ले लेता हूं कि शुरुआत जो हुई थी वो क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर हुई थी, आर्यन को लेकर हुई थी, शाहरुख खान से मामला जुड़ा था। लेकिन अब दारूवाला जी हम देख रहे हैं कि ये पूरा मामला एनसीपी वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है यहां पर। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो कि ये लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि एनसीबी को बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। हम लोग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के समर्थन में नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बॉम्बे के अंदर अगर आप ये तमाशा देखेंगे जो चला है ड्रग्स का, सबसे पहला यही लोगों ने कहा था, क्या उनके आदमी ने कुछ 5 करोड़ रुपए मांगा था ये रफा दफा करने के लिए, फिर वो 5 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, 25 करोड़ हो गए। अभी इन्हीं के कुछ माध्यम से हमने सुना है कि 1000 करोड़ रुपए तक की बात पहुंच गई है इसको रफा दफा करने के लिए। यानी आपको एक बात स्पष्ट यहाँ पे जानना चाहिए, लोगों ने भी ये जानना चाहिए कि अगर ये लोग 1000 करोड़ भी इसको ऑफर किए तो भी एनसीबी ने इनको छोड़ा नहीं। ये अभी बेल पर बाहर है। बेल पे बाहर आना यानी क्लीन चिट मिलना नहीं है। इसकी इंक्वायरी होगी। समीर वानखेड़े के ऊपर इन्हें जो जो आरोप लगाए, एक क्लीन ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, आईआरएस रैंक का ऑफिसर, उसके ऊपर जो किस्म का ये लोग ने कीचड़ उछाला है, इसका सब सुपड़ा सामने साफ होने वाला है। ठीक है, क्रस्तु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अफरोज मलिक जी मैं आपके पास आ रहा हूं जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। नहीं, मुझे अबू जी मुझे बात सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक आध दो शब्द सुने, जैसे क्लीन शीट है और सब बाहर आने वाला है। देखिए बात मुद्दा ये आप समझ लीजिए, आर्यन खान का मुद्दा जो है वो न्यायालय जो है वो अपना काम करेगी। हमने जो सवाल उपस्थित किया, आप मुझे बताइए कि एनसीबी या एनडीपीएस एक्ट में कहां लिखा गया है कि एक विटनेस या एक इन्फॉर्मर जो एनसीबी ऑफिशियल का काम है वो कर सकता है? आपने कहीं सुना है कि एक विटनेस सामने आता है या इन्फॉर्मर सामने आता है, ये कहते हैं कि हमारे इन्फॉर्मर है, और मनीष भानुशाली कहते हैं कि भाई हम इन्फॉर्मर हूं, और एनसीबी कह रही है वो विटनेस है। अगर विटनेस हो या इन्फॉर्मर हो, क्या वो एनसीबी के ऑफिसर का काम कर सकता है? क्या वो किसी अक्यूज को खींचकर एनसीबी ऑफिस में ले जा सकता है? दूसरी बात, अगर ऋषभ सचदेव जिसे रातों रात छोड़ा गया है, जो एक बीजेपी के फंक्शनरी है, उनके जो बहनोई है, उनको अगर रातों रात जाने देता है, अगर वो निर्दोष थे तो पहली बात ये सवाल उठता है कि उसे लाया क्यों गया वहां पर? अगर लाया गया है तो फिर उसको कोर्ट में क्यों पेश किया नहीं गया? रातों रात क्यों छोड़ा गया? तो ये जो बीजेपी के लिंक जो है वो लिंक सामने आने को सवाल लोगों के जहन में तो उपस्थित होगा ही। चलिए ठीक है, मैं अफरोज मलिक जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें भी डिबेट पे जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम बात और आगे बढ़ाएंगे। अफरोज मलिक जी, महाराष्ट्र में अब जिस तरह की सियासत हो रही, जिस तरह की इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से जिस तरह से एनसीबी और इल्जाम लगाना आर्यन खान जो छूट चुके हैं, उनका सारा मुद्दा खत्म हो चुका, कोर्ट अपना काम करेगी, तो जमानत मिल चुकी है, इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दोनों के पास इसके अलावा शायद कोई मुद्दा ही नहीं है। ऊपरी का मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, बढ़ती महंगाई का, प्राइस का भाव बढ़ रहा है उसका कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार और विपक्ष दोनों इसी उसमें लगी हुई है कि किस तरह से आम लोगों की, जनता के जो मुद्दे हैं उससे इनको दूर रखा जाए, और इसमें इस तरह के मुद्दे उठाए रखा जाए कि कोई जनता इस सवाल ही ना करे। जनता लगातार यही सुन के अब 1 महीना हो चुका है, आर्यन खान छूट चुके हैं जमानत पे, अब कोर्ट अपना काम करेगी, और समीर वानखेड़े के खिलाफ इंक्वायरी बैठ चुकी है, वो भी अपना सरकार देखेगी, और जिनके पास जो सबूत होगा इंक्वायरी में सबूत दे सकते हैं। मगर इस तरह से सारे मुद्दों को दरकिनार करके, जिस तरह से अब एक मुहिम चली है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, पर्सनल इल्जाम लगाने की मुहिम चली है,
एक दूसरे को देखने की बात चली, ये बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल स्टेट के लिए और देश के लिए भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ऑफिसर, अब ऑफिसर की जांच शुरू है, अब जिसके पास जो भी एविडेंस है वो सरकार को मुहैया कराए, जो कमेटी बैठी है उनको मुहैया कराए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के मुद्दों की तरफ अब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को आना चाहिए। और आगे बीएमसी का इलेक्शन है, उस जो बीएमसी के इलेक्शन की बहुत जल्दी आ रहा हूं जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से इसी एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी सियासत कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए आप जब इस तरह से हंगामा चलता रहेगा, जब इस तरह से सियासी घमसान होगा, जब इस तरह से इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला एक तरह से दराज होता चला जाएगा, एक तवील सिलसिला चलता रहेगा, तो अवाम के मुद्दों पर कैसे सरकार की नजर जाएगी, सरकार उस पर काम कैसे करेगी। मैं क्लाइड क्रास्टो जी, जो सवाल अफरोज मलिक जी ने उठाया है कि अगर इस तरह का हंगामा होता रहेगा, इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला चलता रहेगा, तो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। और अब नवाब मलिक जी ने आज ट्वीट कर दिया कि दिवाली है, दिवाली हो जाए उसके बाद कुछ और राज फाश होंगे, मतलब ये सिलसिला अभी आगे भी बढ़ेगा। अबू जी, सिलसिला तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है ना, वो तो हम आवाम के सामने लाएंगे। और रहा सवाल जो अभी आप कह रहे थे कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, आवाम का काम जो है, उनके तकलीफ है जो उनका निवारण तो हम करते रहेंगे, वो सब अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा ये दायित्व है और फर्ज भी है कि जो चीजें हमारे पास आई है, आपको सरकार काम कर रही है, महंगाई के ऊपर कौन बोल रहा है? आप बीच में बात करेंगे तो हर चीज में मैं बीच में बात करूंगा। आप हर चीज में आप बात करें। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। ये तो हर चीज में मुझे खामोश करने की धमकी बात करना, आप तो धमकी दे रहे हैं, मैं बीच में बात नहीं कर रहा। आप तो धमकी दे रहे थोड़ा हैं। सा डेकोरम रखिए। चलिए ठीक है। अफरोज मलिक जी मैं आ रहा हूँ। अफरोज मलिक जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपका सवाल कर लीजिएगा। क्रास्टो जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। क्रास्टो जी आप बात पूरी कर लीजिए। अफरोज मलिक जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दिया जाएगा जी। बाबू जी आप ये डिबेट मॉडरेट करिए, ये तो हर चीज में मैं भी बीच में बोलना। नहीं ठीक है क्रास्टो जी आप बात पूरी कर लीजिए, मैंने उनसे बोल दिया है, मैं सबके पास बारी बारी से आ रहा हूँ, एक करके आ रहा हूँ जी। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आपने मुझे सवाल किया था, मेरा कहा था मुझे बीच में बात करके मैं जल्दी से कैसे पूरा करूं मेरी बात। नहीं ठीक है आप बात पूरी कर लीजिए, अब कोई नहीं बोल रहा है, बात पूरी कर लीजिए। तो सुन लीजिए बात जी, बात सुन लीजिए। जो आवाम की जो तकलीफ है वो सरकार अपना काम कर रही है, बीजेपी काम करने दे नहीं रही है। आज देखिए अनिल देशमुख जी के इस मामले में परमवीर सिंह का एफिडेविट आता है कि मैं उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ये चीज लेकर बीजेपी ने कितनी सारी बातें की थी। मैं अली साहब आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ जी। लोग तो काम करना चाहते हैं आवाम का, लेकिन बीजेपी करने देना नहीं चाह रही, क्योंकि सच्चाई हम लोगों के सामने ला रहे हैं। हमारा कहने का मतलब मुझे एक आखिरी बात सुन लीजिए। अगर हम कहीं भी जो है प्रूफ अगर दे रहे हैं और अगर हम गलत हो, समीर वानखेड़े के मसले में हो या किसी और के मामले के मतलब अगर हम गलत हो तो आप भी न्याय का दरवाजा खटखटाइए ना, न्यायालय है, आप क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, देखिए मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। अली दारूवाला जी, ब्रेक के बाद आपका हम जवाब लेंगे। जो यहां पर सवाल है अफरोज मलिक जी ने उठाया कि ऐसे माहौल में आवाम के काम कैसे होंगे, या एनसीपी का जिस तरह से कहना है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही महाराष्ट्र में सरकार को, इस पर भी हम आपका जवाब लेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 12.
तो महाराष्ट्र में लगातार इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है, लगातार घमसान है सियासत में महाराष्ट्र की। और ऐसे में आखिर काम कैसे होंगे, आवाम के जो मसाइल हैं उनका इजाला कैसे किया जाएगा, आज इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले यही सवाल उठा था कि अगर इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में रहा, रियासत में रहा, तो फिर आखिर काम कैसे होंगे, आवाम के मसाइल हल कैसे होंगे। मैं अली दारूवाला जी आपके पास आना चाहूंगा। अली जी, जिस तरह से क्लाइड क्रास्तो जी ने कहा कि बीजेपी दरअसल काम नहीं करने दे रही है, क्या सच्चाई यही है? सच्चाई यही है। क्या ये लोग को जब काम नहीं आता तो ये हमारे पे इल्जाम देते। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, इन्होंने इतने बड़े चैनल के ऊपर लोगों का गुमराह किया, मिसगाइड किया। इन्होंने कहा परमवीर सिंह जी ने कोई इनको ये लेटर दिया है क्या, मैंने ऐसा कोई एक्यूजेशन किया नहीं। मैं समय पहले क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जो अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री जो आज अरेस्ट हुए हैं, वो परमवीर सिंह के लेटर पे नहीं हुए हैं, वो प्रोटेक्शन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत वो अरेस्ट हुए हैं। उसके अंदर जो 4.5 करोड़ कंपनीज जो प्रूव हो गए, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो अरेस्ट हो गए। तो ये जो घुमा रहे ना महाराष्ट्र के लोगों को और इंडिया के लोगों को, या परमवीर सिंह ने लेटर भेजा है, परमवीर सिंह ने लेटर भेजा है, ये लेटर इन्हीं को मिला है, ये लेटर जहां पे जाना चाहिए वहां पर नहीं गया। सो क्लाइव, प्लीज लोगों को गुमराह मत करो सर। मैं अफरोज मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। क्लाइड क्रास्तो जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज अब तक आ रही है? मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है और बाकी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, इससे पहले अली दारूवाला जी ने कहा कि गुमराह कर रहा है, एनसीपी जो है वो गुमराह कर रही। नवाब मलिक जी डेली जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो दरअसल आवाम को गुमराह कर रहे हैं। परमवीर सिंह के इशू में जी सुन लीजिए, गुमराह करने का सवाल ही नहीं आता है। हम हर मुद्दे का जो है वो प्रूफ के साथ। मैं अफरोज मलिक जी आ रहा हूँ, अफरोज जी आ रहा हूँ। बस यही, अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए ना, न्यायालय के दरवाजा खटखटाइए। नॉनसेंस बात कर रहे हो आप बोले परमवीर सिंह का लेटर आया है, आप लोगों को झूठ बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर। इनको सच जो है गुमराह ही लगेगा, क्योंकि इतना सच हम साथ में निकाल रहे हैं और आगे निकालते रहेंगे कि इनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम उसको उनको दिखाएंगे। एग्जैक्टली अफरोज भाई का यही कहना था कि आपने काम धंधा छोड़ के, महाराष्ट्र की तरक्की छोड़ के, आपके सारे मंत्री ये काम में लगे। पर्दाफाश हम कर रहे हैं, तो ये अभी लोगों को यही सब बताएंगे कि गुमराह कर रहे हैं। अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। ठीक है, मैं आता हूं। मैं अफरोज मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत देर से आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अफरोज मलिक जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह का हंगामा है, इस हंगामे का एंड कहां पर होगा, द एंड कहां पर होगा? क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक साहब ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी नए राज खुलेंगे। इसके अलावा फडणवीस साहब ने कहा है कि दिवाली के बाद इंतजार कीजिए, बम फूटेगा। मतलब ये मामला आगे अभी और बढ़ेगा, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। अफरोज मलिक जी, मैं तो सियासी घमासान के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं और ना मैं समझना चाहता हूं। मैं तो आम लोगों के मुद्दे के बारे में बात करता हूं। अली दारूवाला जी जो बता रहे हैं कि सरकार कुछ मतलब मेहनत कर रही है, सरकार तो त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में वहां पे जो चल रहा है उसका भी आड़ हो चुका है। उसके बाद वो मुद्दा, ये जो मुद्दा है आर्यन खान वाला, ये इतना उठा हुआ है कि हिंदुस्तान के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए चारों तरफ दहशत फैलाई जा रही है और उसमें आम मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और लगातार ऐसा नहीं है, खुला लोग लाइव करके कत्लेआम कर रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फडणवीस जी क्या बोल रहे हैं, नवाब मलिक जी क्या बोल रहे हैं, वो उनके आपस के मसले हैं, सियासत है। मगर मैं चाहता हूं कि सियासत हो मगर आम जनता के लिए हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की सियासत ना हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की सियासत ना हो। जिसके पास भी जो प्रूफ है वो ईडी को दे, जो भी उनके पास एजेंसियां हैं देश में उसको दे। आम लोगों के मुद्दे को इस तरह ना दबाया जाए। अगले 4 महीने में इलेक्शन है, सारे देश में 4-5 रियासतों में है, मुंबई बीएमसी में इलेक्शन है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। और जिस तरह से त्रिपुरा के मामले में बीजेपी आंख बंद किए बैठी हुई है, जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों को यूएपीए लगा के जेलों में डाला जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और छोड़ा नहीं जा रहा है। और जिस 13 अफरोज मलिक जी, आपने कहा कि अगर कोई मसला है तो एजेंसियों के हवाले किया जाए, लेकिन यहां पर हमने देखा कि एनसीपी या नवाब मलिक जी तो इन्हीं एजेंसियों के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। सेंटर की जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, इन एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं नवाब मलिक जी।
आप तो पत्रकार हैं, आप तो बेहतर, मैं समझता हूं मुझसे बेहतर समझते होंगे। जिसकी भी सत्ता है, ये उसने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसने सत्ता का इस्तेमाल किया और होता रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुराई को ना लाया जाए सामने, मगर एक हद होती है। 1 महीना हो चुका है, उसके अलावा भी और भी देश में बहुत सी घटनाएं हो रही है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। 14 साल नौजवान मुसलमान नौजवानों को यूएपीए लगा के डाल दिया गया है, कोई 14 साल बाद बेकसूर, उनके बारे में, उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है। नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है। ठीक है, क्लाइड क्रास्तो जी जवाब दे रहे हैं। जी जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर चाहता हूँ। ये मुद्दा तो हमने लिया है, लेकिन बाकी सारे मुद्दे, महंगाई हो या देश में जो भी अन्याय हो रहा है, सब मुद्दे पर अगर आप जानते तो हमने सब चैनल पे डिबेट करते, हम रास्ते पर उतरे हैं, सोशल मीडिया पर है, थोड़ा सा हमें फॉलो करिए, आपको सब पता चलेगा कि हर एक मुद्दे पर हम सवाल उपस्थित कर रहे हैं। हर लोगों की तकलीफें जो समझने के निवारण करने देख रहे हैं, आप फॉलो करिए हर चीजों पे। नहीं तो क्रास्तो जी, आपके कहने का मतलब ये कि ये जो सिलसिला नवाब मलिक जी ने शुरू किया है, या क्रूज ड्रग से जो मामला शुरू हुआ है, वो चलता रहेगा, वो सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक सच्चाई सामने आकर और जो गलत है उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये शुरुआत रहेगी। बिल्कुल साइड बाय साइड ये चलना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। जिसने गुनाह किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये दुरुस्त है, उसको मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहना है कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो बात पते की कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो 100% सच है, हम मानते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, नम्र रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हमारा काम को फॉलो करिए, और अगर आपको लगता है कि हम नहीं करें तो मैं हूं, आपको मेरा नंबर ले लीजिए, बात करिए कि आपने नहीं किया। चलिए ठीक है, देखिए देखिए, पर्सनल मत जाइए, हम डिबेट पर लौट कर आते हैं। अली दारूवाला जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। मैं अली दारूवाला जी, अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा तो आम आदमी की बात कैसे होगी? जैसे अफरोज मलिक जी ने मुद्दा उठाया कि अभी मुल्क में सिर्फ अब यही आर्यन या बॉलीवुड या ड्रग्स का ही मामला नहीं, बहुत से इश्यूज हैं। आप महंगाई की बात कर लीजिए, इसके अलावा बेरोजगारी की बात कर लीजिए, कोविड बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है। तो अगर इसी तरह की बयानबाजी करते रहे तो दूसरे मसलों की तरफ हम कब देखेंगे? हमें कब वक्त मिलेगा? बिल्कुल महाराष्ट्र में ये एकदम हंसी का सब्जेक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले क्लाइव जी ने जो पहले मेरी बात इसको मजाक बना के आपने रखा है, आपकी सेंट्रल सरकार ने पूरे देश को मजाक और आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जितना अच्छा काम हो रहा है कोविड के समय, देश में नहीं, बाद दिल्ली में क्या हो रहा था, गंगा में लाशें बह रही थी, तब क्या एक करके आ रहा हूं। देखिए, एक एक करके बात की, फिर बात समझ में नहीं आएगी। सारे लोग अगर एक साथ बोलेंगे बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके बात कर लीजिए। क्लाइड क्रास्तो जी जल्दी से बात करिए, उसके बाद में यहाँ पर परमवीर सिंह को महाराष्ट्र के साथ आप दुरुपयोग कर रहे, बात कर रहे हैं आप। हेलो जी, महाराष्ट्र को ऑक्सीजन नहीं, चलिए ठीक है। अली दारूवाला जी, अब आप अपनी बात रखिए। ठीक है, अली दारूवाला जी, 30 सेकंड। राष्ट्रवादी ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इन्होंने जो जल्लोष मनाया आर्यन खान के रिलीज होने पर, जैसे अभिनंदन जो हमारे अभिनंदन जी जब रिलीज हुए थे, वैसा जल्लोष, बैंड बाजा, मन्नत के अंदर ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे। मीन्स ये क्या ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग कार्टेल को, या ये ड्रग कार्टेल के खिलाफ है? मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, क्लाइव जी जरा प्लीज ये स्पष्ट करिए आम जनता को। किसी ने नहीं, बिल्कुल, यानी जिस तरह के तेवर हैं, ऐसे में लग यही रहा है कि यह सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। और अगर यह सिलसिला नहीं थमेगा तो पॉलिटिकल घमासान महाराष्ट्र में एक तरह से जारी रहेगा, और आवाम के जो मसले हैं, आवाम के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर किसी तरह का फोकस नहीं होगा। चाहे सेंटर की बीजेपी की हम बात करें या महाराष्ट्र की शिवसेना जो अलायंस सरकार है, उस पर आवाम के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। अब बात होगी तो सिर्फ अपने मुद्दों की बात होगी तो आर्यन और बॉलीवुड की बात होगी तो ड्रग्स होगी, बात होगी तो इंसाफ और नाइंसाफ की होगी। लेकिन इंसाफ और नाइंसाफी के बीच में आवाम के मसाइल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और यही वजह है कि जितनी जल्दी इस मुद्दे को खत्म किया जाए, इस इशू को खत्म किया जाए, यह आवाम के हक में होगा और आवाम के हक में बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली दारूवाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्लाइड क्रास्तो जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अफरोज मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।